बच्चों, मैं डॉक्टर माधवी प्रियदर्शी आज आप लोगों को शब्द भेद की व्याख्या करने जा रही हूँ। इससे पहले भी मैंने शब्द भेदों की व्याख्या की है, पर वो अलग अलग आधार पे किया था। आज मैं आप लोगों को अर्थ के आधार पर शब्द भेदों की व्याख्या करने जा रही हूँ। आप देखें यहाँ पे अर्थ के आधार पर शब्द की कितने भेद किए गए हैं, ठीक है ना। सबसे पहले यहाँ पे मैंने लिखा है एकार्थी शब्द। देखिए आप, एकार्थी, अनेकार्थी, समानार्थी, विपरीतार्थी, अनेकार्थी, श्रुति संभिन्नार्थक, एकार्थी प्रतीत होने वाले शब्द, और फिर है अवधारणात्मक। मतलब ये है कि शब्द भेदों की जो व्याख्या की गई है वो कई आधार पे किए गए। जैसे पहले आप यहाँ पे देखें कि लिखा हुआ एकार्थी, यानी एकार्थी शब्द वैसे होते हैं कि जिनका केवल एक ही अर्थ होता है, यानी जो अपने अर्थ के लिए प्रसिद्ध हो, जिनका अपना एक अर्थ होता है, ठीक है ना, उनका कोई और अर्थ नहीं निकाला जा सकता। मतलब कहने को कि अगर कहे कि कमल का मतलब कमल ही होता है, इसका कोई और मतलब नहीं होता है, तो ऐसे एक अर्थ रखने वाले शब्दों को हम एकार्थी शब्द कहेंगे। हम अपने दैनिक जीवन में बहुत तरह के शब्दों का प्रयोग करते हैं, कहीं हम एकार्थी, अनेकार्थी, ऐसे बहुत तरह के शब्दों का प्रयोग करते हैं। तो आज इसी चीज को हम लोग यहाँ पे देखने जा रहे हैं, ठीक है ना, कि कौन कौन से एकार्थी शब्द हैं। तो जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे पत्नी, पुस्तक, यश, अहंकार, ये मैंने कुछ एकार्थी शब्दों के उदाहरण लिखे हैं, ठीक है ना, जिसका मतलब आप समझ रहे होंगे कि अब पुस्तक का मतलब सब जानते हैं कि भाई किताब को ही पुस्तक कहते हैं। दूसरी बात की यश यानी मान सम्मान को कहते हैं, और फिर है अहंकार, अहंकार मतलब घमंड, ठीक है ना। तो ऐसे शब्दों को हम एकार्थी शब्द कहें जिनका कोई और अर्थ नहीं निकल रहा हो, ठीक है। दूसरा भेद देखिए, हम लोग अनेकार्थी शब्द है। तो अनेकार्थी शब्द का मतलब ही हो गया कि जहाँ वैसे शब्द जिनके एक से ज्यादा अर्थ निकलते हों, ठीक है ना। कई बार ऐसा होता है कि शब्द जो हम सुनते हैं जगह के अनुसार उसके अर्थ भी अलग अलग निकलते हैं, ठीक है ना। जैसे मान लिया मैंने बोला कि ये आम, ठीक है, तो आम बोला, तो यहाँ पे क्या होता है कि अगर कोई कह दे कि यह आम रास्ता नहीं है, मतलब यहाँ पे हमारा आम से मतलब वो फल नहीं होता है। मतलब ये यहाँ पे आम से क्या मतलब हुआ, साधारण, है ना, यानी ये सामान्य लोगों के लिए या साधारण लोगों के लिए ये रास्ता नहीं है। ऐसा बहुत जगह आपने लिखा देखा होगा कि यह आम रास्ता नहीं है, मतलब कि ये साधारण लोगों के लिए यानी विशिष्ट लोगों के लिए रास्ता होगा, यानी आप सबके लिए सामान्य रास्ता ये नहीं है, ठीक है ना। तो आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया, ऐसा भी आपने वाक्य सुना होगा या पढ़ा होगा कि आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। तो आम जनजीवन का मतलब यहाँ पे आम का मतलब क्या हुआ, सामान्य लोगों की बात की जा रही है, ठीक है ना। तो ऐसे सामान्य लोगों को हम यहाँ पे आम जनजीवन का या आम लोग कहा, ठीक है ना। आम आदमी पार्टी भी आप सुनोगे, आम आदमी पार्टी का मतलब क्या होता है, सामान्य लोगों की पार्टी है। तो अब यहाँ पे जितने भी अर्थ मैंने बोले वो क्या बोला था, आम का मतलब सामान्य, और आम का मतलब एक फल होता है, ये भी आप जानते हैं, ठीक है ना। तो कैसे देखा हमने यहाँ पे कि आम के दो अर्थ निकाले गए, एक सामान्य और दूसरा फल हुआ, ठीक है ना। तो ऐसे एक से ज्यादा अर्थ रखने वाले शब्दों को हम अनेकार्थी शब्द कहेंगे। यहाँ पे देखिए मैंने लिखा अर्थ, है ना। तो अर्थ का मतलब हम लोग सब जानते हैं, हिंदी में हम लोग कई बार पढ़ते हैं कि इस पंक्ति का अर्थ क्या होगा। मतलब हम वहां पे क्या पूछ रहे हैं, मतलब पूछ रहे हैं, है ना। इसका अर्थ व्यक्त कर, यानी अर्थ की, तो वहां पे कहीं व्याख्या किया जा रहा है, कहीं पे उसका अर्थ मतलब, और अर्थ का मतलब धन भी होता है ना। कई बार आपने सुना होगा कि अर्थ से आर्थिक बना है, ठीक है ना, यानी जिसकी धन की स्थिति अच्छी नहीं होती है तो वो कहते हैं आर्थिक स्थिति उसकी डमाडोल हो गई, है ना। तो मतलब ये हुआ कि अर्थ का मतलब क्या हुआ, धन भी हुआ, ठीक है। तो अर्थ का मतलब धन हुआ। यहाँ पे अर्थ के तीन अर्थ बताए गए हैं, है ना, अर्थ के तीन मीनिंग बताए गए हैं, धन, मतलब और व्याख्या, ठीक है ना। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि अर्थ एक शब्द है जिसके एक से ज्यादा अर्थ दिए गए हैं, तो ऐसे शब्दों को हम अनेकार्थी शब्द कहेंगे। उत्तर भी देखिए, अगर उत्तर शब्द बोलते हैं तो उत्तर का मतलब होता है जवाब, उत्तर का मतलब एक दिशा भी है, और उत्तर का मतलब बाद भी होता है। अपने समास में पढ़ा होगा पूर्व पद उत्तर पद, है ना। तो यहाँ पे समास में जो उत्तर पद पढ़ा, इसका मतलब क्या निकलता है, बाद वाला पद, और पूर्व पद जो बोल रहे हैं उसका मतलब निकलता है पहले वाला पद। इसका मतलब ये हुआ कि पूर्व शब्द जो है वो भी अनेकार्थी है। पूर्व का मतलब पहले भी होता है, पूर्व का मतलब पूर्व दिशा होता है, ठीक है। तो क्या देख रहे हैं हम लोग यहाँ पे कि शब्द एक ही हैं पर उसके अर्थ एक से ज्यादा हो रहे हों। तो जहां पे शब्द एक हो और उसके अर्थ एक से ज्यादा हो तो वहां पे वो अनेकार्थी शब्द कहलाता है, ठीक है। इसके
उसके बाद तीसरा है आपका समानार्थी। समानार्थी को ही पर्यायवाची भी कहते हैं, ठीक है। पर्यायवाची का मतलब एक ही, यहाँ पे अर्थ एक ही है पर शब्द अलग अलग हो जाते हैं। शब्द एक और अर्थ अनेक, है ना। जैसे आंख के लिए कहते हैं, तो आंख के लिए क्या क्या बोल सकते हैं? दृक, दृष्टि, नयन, नेत्र, लोचन, विलोचन, अक्षु, चक्षु, ये सब क्या बोल सकते हैं? आंख के ही पर्यायवाची, यानी आंख का ही बताने के लिए समान अर्थों का प्रयोग किया, यानी समान अर्थ को बताने के लिए अलग अलग शब्दों का प्रयोग किया गया है, ठीक है ना। ऐसे जितने भी पर्यायवाची शब्द हैं उसमें क्या होता है कि अर्थ तो एक ही होता है पर उसके शब्द अलग अलग प्रयोग कर लेते हैं, ठीक है ना। कैसे ही होता है कि एक बच्चे का कई नाम रखा हुआ है तो बच्चा तो वो एक ही है ना, भले ही उसका अलग अलग नाम रख दिया गया हो, किसी ने प्यार से कुछ कहा, किसी ने प्यार से कुछ कहा, तो वो अलग अलग नाम जरूर रखे गए पर वो बच्चा तो एक ही है ना। वैसे ही शब्द एक ही होते हैं पर उसके जो जो आपने अर्थ बताया वो एक ही होगा, पर उसके लिए शब्द हम यहाँ पे क्या करते हैं? अलग अलग प्रयोग। मैंने यहाँ पे कुछ उदाहरण लिखा, देखिए यहाँ पे नदी जैसे लिखा, ठीक है। तो नदी है तो नदी के लिए हम सरिता भी बोलते हैं, नदी के लिए तटीनी भी बोलते हैं और नदी के लिए तरंगिनी भी बोलते हैं। यदि कहें कि तरंगिनी का मतलब क्या होता है तो आप कहें नदी, तटीनी का मतलब क्या होता है तो बोले नदी, सरिता का मतलब क्या होता है तो बोले नदी, है ना। इसका मतलब क्या हुआ कि नदी शब्द यहाँ पे एक ही है पर उसके लिए यहाँ पे क्या होता है, ये सब एक ही अर्थ को प्रकट करने वाले अलग अलग शब्द हैं, ठीक है। तो ऐसे शब्दों को हम क्या बोलेंगे? समानार्थी या पर्यायवाची। उसके बाद है विपरीतार्थी। विपरीतार्थी का मतलब हुआ विपरीत अर्थ वाले शब्द। विपरीत का मतलब होता है विलोम, विपरीत का मतलब होता है उल्टा, ठीक है ना। आप कहीं कहीं देखे होंगे कि विलोम शब्द लिखा होता है, कहीं कहीं देखे होंगे कि उल्टे अर्थ वाले शब्द ऐसे भी लिखे होते हैं। खास करके छोटे बच्चों की क्लास में बुक में यहाँ लिखा होता है कि उल्टे अर्थ वाले शब्द, क्योंकि बच्चा वहाँ पे जो ना वो विलोम और विपरीतार्थक शब्द नहीं समझ पाता, तो वहाँ पे उसकी किताबों में सामान्य भाषा में सामान्य शब्दों में लिखा होता है कि उल्टे अर्थ वाले शब्द, ठीक है ना। तो उल्टा अर्थ मतलब बिल्कुल उल्टा अर्थ बताने वाला। आप अगर आगे कहें तो वो कहेगा पीछे, आप अगर ऊपर कहें तो वो कहेगा नीचे, है ना। आप इधर कहें तो वो कहेगा उधर, तो ये बिल्कुल उल्टा अर्थ वाला, अपोजिट, है ना, जिनको बोलते हैं। तो इस तरह के उल्टे अर्थ वाले जितने भी शब्द होते हैं वो होते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, गुरु, गुरु का उल्टा क्या हुआ भाई? शिष्य। भाई गुरु सिखाने वाले, शिष्य सीखने वाले, तो यहाँ पे गुरु का बिल्कुल विलोम हो गया शिष्य। और आय व्यय, आय का मतलब होता है आमदनी, जो आया सो, जो इनकम हुआ सो, और व्यय का मतलब जो हमने खर्च कर दिया सो। तो भाई कमाना और खर्च करना ये दोनों अलग अलग है कि नहीं है? ये दोनों एक दूसरे का विपरीत बिल्कुल हो गया। फिर दूसरी बात है हर्ष और शोक लिखा है मैंने। हर्ष का मतलब क्या होता है? खुशी, और खुशी का बिल्कुल उल्टा हो गया शोक। मतलब अब ये एक चीज और मैं बताना चाहूंगी आप लोगों को कि विलोम शब्द के लिए एक नियम होता है कि जिस भाषा में, यानी जिस तरह से आपसे विलोम पूछा जाए आपसे उसी तरह से विलोम बताना भी चाहिए। जैसे यहाँ पे देखिए आप, हर्ष और शोक ये दोनों संस्कृत के शब्द हैं, तत्सम शब्द हैं। हर्ष का विलोम सुख, और अगर सुख बोलेंगे तो सुख का उल्टा दुख हम लिखेंगे। अब सुख का मतलब हम शोक नहीं लिखेंगे, सुख का विलोम शोक नहीं लिखेंगे। जैसे अगर मान लिया कि रात बोला जाता है, ठीक है, तो रात का उल्टा हम क्या करेंगे? दिन बोलेंगे। लेकिन अगर रात्रि बोला जाए तो रात्रि का उल्टा हम दिन नहीं बोल सकते हैं, रात्रि के लिए फिर उल्टा हम दिवा बोलेंगे। दिवा का मतलब होता है दिन, ठीक है ना। रात्रि चूंकि संस्कृत में बोला गया तत्सम शब्द है तो दिवा भी हमारा तत्सम में ही होगा। यानी अगर तत्सम शब्द है तो उसका विलोम भी तत्सम में ही देंगे, और अगर तद्भव शब्द है तो उसका विलोम भी हम तद्भव में देंगे। मैं एक और उदाहरण लेना चाहूंगी। जैसे मान लिया कि तत्सम शब्द है पुत्र, तो उसका विलोम हम पुत्री कर सकते हैं, ठीक है। और अगर तद्भव शब्द मैंने बेटा लिया तो उसका विलोम हम बेटी ही करेंगे, ठीक है ना। तो आपने क्या देखा कि तत्सम का विलोम तत्सम में, तद्भव का विलोम तद्भव में, ठीक है ना। और अंग्रेजी का विलोम अंग्रेजी में फिर करेंगे, जो भी होगा तो वो अंग्रेजी का विलोम फिर अंग्रेजी में करेंगे, उर्दू का विलोम फिर उर्दू में ही करेंगे। अब बोलो, अगर आप बोलते हैं जमीन तो उर्दू में बोलिए आसमान, है ना। तो इस तरह से करके हम लोग, अब जमीन आसमान दोनों जो हो गया ना वो हिंदी शब्द नहीं है, ठीक है। तो धरती और आकाश आप बोलेंगे तो ये आपका हिंदी शब्द है, पर लेकिन जमीन आसमान ये आपका हिंदी शब्द नहीं है। तो इस तरह से क्या होता है कि तत्सम का उल्टा तत्सम में ही, तद्भव का उल्टा तद्भव में ही,
देशज का उल्टा जो देशज में हुआ, विदेश का जो भी होगा, अंग्रेजी का विलोम अंग्रेजी में होगा। तो जिस तरह से इसका पूछा जाएगा आप विलोम भी उसका वैसे ही करेंगे, ठीक है। जैसे सुबह का शाम, लेकिन अगर प्रातः बोला जाए तो प्रातः का विलोम सायं बोलेंगे, नहीं हम बोल सकते हैं फिर शाम, ठीक। यहाँ पे अब देखिए उसके आगे अनेक, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, ये वैसे शब्द होते हैं जहां पर वाक्यांश प्रयोग किए जाते हैं, यानी एक वाक्य नहीं होता पर वाक्य जैसा ही लंबे लंबे वाक्य होते हैं, ठीक है ना। लेकिन उनके लिए सब कोई एक शब्द में उसकी व्याख्या कर दी जाती है, यानी एक शब्द जब उसे बता दिया जाता है तो वो हो जाता है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। जैसे अभी क्या बोलूं कि सप्ताह में एक बार निकलने वाला, तो उसको बोलेंगे साप्ताहिक। आप सप्ताह में एक बार निकलने वाला, ये 4-5 पदों का आपने एक वाक्यांश बोला, ठीक है। लेकिन इसके लिए एक पद बोला गया क्या, साप्ताहिक, ठीक है ना। वर्ष में एक बार होने वाला, ये पूरा अपने एक कई वाक्यांशों का बोला, भी यहाँ पे कई इसमें पद है, लेकिन उसके लिए एक पद में क्या बोला जाएगा, वार्षिक, ठीक है ना। जो ईश्वर को मानता हो, है ना, जो ईश्वर को मानता हो। देखा ना आपने यहाँ पे कि 3 से 4 पदों में ये बोला जा रहा है, लेकिन इसके लिए अगर एक पद बोलना होगा तो क्या बोलेंगे, आस्तिक। जो ईश्वर को नहीं मानता नास्तिक, है ना। साग सब्जी खाने वाला को शाकाहारी कहते हैं। अब आप साग सब्जी खाने वाला इतने पदों में इस बात को बोलिए या शाकाहारी एक पद में इस बात को बोलिए, आपका अर्थ तो सेम ही है ना, अर्थ तो समान ही है। बस अंतर कितना इसमें ये हो जाता है कि एक पद को बताने वाला और एक अनेक पद को बता, अनेक पदों में को जहाँ को बोला गया और यहाँ पे क्या हुआ, एक पद में बोला जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे लिखा गया, मैंने आस्तिक और साप्ताहिक लिखा है, ठीक है। इसके बाद है श्रुति संभिनार्थक शब्द। श्रुति संभिनार्थक शब्द का मतलब होता है जो सुनने में तो समान लगे। श्रुति का मतलब होता है सुनने, सम का मतलब होता है समान, और भिन्न का मतलब होता है अलग अलग, और अर्थ का मतलब होता है यानी सुनने में समान पर अलग अलग अर्थ वाले हों, ऐसा शब्द है, ठीक है। तो जो सुनने में तो आपको एक जैसे लगेंगे पर उनके अर्थ हमेशा अलग अलग ही होंगे। जैसे यहाँ पे लिखा है और। अब और का मतलब उस दिशा की ओर बताता है ना, किसी साइड को ये बताता है। पर और कहते हैं एंड, यानी और ज्यादा, ठीक है। ये हुआ आदि और आदि। यहाँ पे आप देखिए आदि हम लोग यहाँ पे क्या बोलते हैं, तो इस तरह से हम लोग, ये अदरक हमारा हो गया ये वाला आदि, और ये आदि हम मतलब बोलते हैं कि इत्यादि में जो इस तरह से बोला ना कि इसके अलावा और भी शब्द हो सकते हैं, इस तरह से करके बोला। या फिर हम लोग जो और बोलते हैं, आपने देखा होगा कि कई जगह पे लोगों को दिक्कत हो जाती है यहाँ पे किधर से ये बोलना, हर्षई या दीर्घई ऐसे बोले। यदि मान ले यहाँ पे हमने लिखा है इस तरह से दिन लिखा, ठीक है ना, और इस तरह से दिन लिखा, ये सुनने में एक जैसे लगते हैं, तभी तो यहाँ पे कंफ्यूजन हो जाता है कि भाई कौन सा दिन लिखना है, ठीक है ना, कौन सा दिन लिखना है। हालांकि इनके उच्चारण में भी अंतर होता है, लेकिन बहुत इसके उच्चारण में अंतर लोग नहीं करते हैं। तो ऐसी स्थिति में सुनने वालों को समान ही सुनने में सुनाई देता है, क्योंकि हमारा जब यहाँ पे 2 तरह से शब्द लिखे गए हैं तो इन दोनों के उच्चारण भी अंतर होना चाहिए, है ना। ये दिन, ये दीन, लेकिन दिन दिन कौन बोलते हैं, दिन दिन नहीं बोलते, वो कहते दिन दिन। जब ऐसा दिन दिन बोला जाता है तो सुनने वालों को तो वो समान लगेगा ही, और जब समान लगेगा तो उनको तो दिक्कत आएगी कि भाई ये दिन को कैसे लिखना है, क्या लिखना है। तो ऐसी स्थिति में ये फिर बताना पड़ता है कि ये दिन इस तरह से, ये दिन, तो इस दिन का मतलब हुआ दिवस, वार, वासर। ये मैंने पर्यायवाची ही बोला, दिन का पर्यायवाची बोला, दिन, दिवस, वार, वासर, ठीक है ना। और ये दिन का मतलब हो गया गरीब, है ना। इस दिन को कहते दीनहीन, है ना। तो ये दिन हो गया क्या, गरीब, मतलब ये दिन आपको गरीब बताता है, ये दिन बताता है वार, वासर, ठीक है। तो इस तरह से हो गया। इसके बाद आपका है एकार्थी प्रतीत होने वाले शब्द। अब जो एकार्थी प्रतीत, यानी आपको लगेगा कि ये एक ही तरह के शब्द है, पर एक सूक्ष्म अंतर होता है उनमें, है ना। ऐसा लगेगा कि ये एक ही है पर एक होता नहीं है, उनमें सूक्ष्म अंतर होते हैं। आपने बहुत जगह सुना होगा आज्ञा, आदेश, अस्त्र, शस्त्र, ऐसा बहुत जगह सुना होगा ना। लेकिन लगता है ना कि आज्ञा, आदेश पर्यायवाची शब्द है, एक ही अर्थ को बताने वाला शब्द है, पर नहीं, ऐसा नहीं है। आज्ञा और आदेश में अंतर है। अब आज्ञा आदेश में क्या अंतर है मैं बता देती हूँ आप लोगों को, कि आज्ञा मांगना मतलब हम लोग क्या कहते हैं कि कोई भी बड़े जो हो गए उनसे हम आज्ञा मांग लिए, है ना। आदेश हमेशा ये पोस्ट पद वाले जगह पे आता, आदेश, है ना। यानी इसमें सीनियर जो होते हैं वो जूनियर को आदेश देते, वो उनका आदेश हो गया, है ना। लेकिन हम
आज्ञा जो है वो छोटों से भी मांग सकते हैं भाई। अब हमसे जो उम्र में कम हो, बड़े छोटे किसी से मांगते हैं, लेकिन हमसे वो सीनियर हो या ना हो, हम उनसे आज्ञा मांग सकते हैं। ठीक है ना भाई। तो भाई आज्ञा दीजिए, अब हमें चलना चाहिए, तो आज्ञा दीजिए। आप जिससे आज्ञा मांग रहे हैं वो आपके सीनियर भी हों, बड़े भी हों, छोटे भी हों, कुछ भी हो सकते भाई। उनके यहाँ से हमें चलने की आज्ञा मांगनी है तो हम आज्ञा मांग रहे हैं। लेकिन आदेश जो होता है वो हमेशा एक सीनियर यानी उच्च पद के लोग अपने से जूनियर को आदेश देते हैं और उस आदेश को मानना होता है ना। वो आज्ञा नहीं होती है, वो आदेश होता है, ऑर्डर। ठीक है ना। तो इसी तरह से हमारा सुनने में तो ये एक जैसा शब्द लग रहा है, लेकिन ये एक जैसे होते नहीं है। अस्त्र शस्त्र भी आपने बोला, तो अस्त्र शस्त्र भी अलग है। एक को हाथ में लेकर चलाते हैं और एक को फेंक कर चलाते हैं। तो ये दोनों तरह के अस्त्र शस्त्र भी अलग हो गए। सुनने में लगते हैं एक जैसे, पर ये दोनों अस्त्र शस्त्र अलग शब्द हो गए। ठीक है ना। तो ये सब शब्द जो हो गया वो आपका एकार्थी मालूम होने वाला शब्द, लेकिन ये एकार्थी है नहीं। ठीक है। अलग अलग ऐसे शब्दों को हम एकार्थी प्रतीत होने वाले शब्द कहेंगे। हमारा लास्ट पॉइंट है यानी 8वां नंबर में अवधारणात्मक शब्द। अवधारणात्मक शब्द हुआ तो भाई क्या अवधारणा ली जाती है? क्या होता है कि जैसे कोई साउंड होता है, कोई ध्वनि होती है ना, इसी को ध्वन्यात्मक शब्द भी कहा जाता है। तो जो कोई साउंड होता है तो साउंड के वर्ण नहीं होते हैं। ठीक है ना। उन साउंड को जब हम नकल करते हैं यानी जब उसको हम रिपीट करते हैं, उसकी कॉपी करने की कोशिश करते हैं, तो क्या होता है ना कि हम उनके लिए वर्णों का प्रयोग कर देते हैं। जैसे मान लिया कुत्ता भौंका, तो कुत्ता का तो वो साउंड है ना। लेकिन हम उस साउंड को जब नकल करने की कोशिश करते हैं तो हम बोल देते हैं भौं भौं, ऐसा करके बोल देते हैं। या जब हवा चल रही है तो बोल दे बहुत साई साई हवा बह रही है। बंदूक की गोली निकली तो ठाई ठाई कर दिया, और मारपीट हो इधर ढिशुम ढिशुम कर दिए, है ना। तो बच्चे इस तरह का जो होता है जो साउंड उसकी नकल करते हैं, है ना। कहीं भी देखेंगे आप बच्चों को तो हाथों को गन जैसा बना करके ढिशुम ढिशुम करते रहते हैं। तो ढिशुम ढिशुम करते हैं मतलब क्या हुआ, वो ठाई ठाई करते हैं ऐसा। तो ये सब क्या है, बंदूक की या मारने पीटने की ये साउंड है ना। या फिर बकरी बोले, कुत्ता बोले, बिल्ली बोले, कोई भी एनिमल का जो वो साउंड होता है, तो हम उस साउंड को नकल करने के लिए क्या करते हैं, वर्णों को बोलते हैं। तो ऐसे जो अवधारणा यानी वो भी वाक्य के अनुसार इसके अर्थ प्रकट होंगे, है ना। जहाँ पे आप इस चीज को अब क्योंकि साई साई का कोई ऐसा अर्थ है नहीं, है ना। अब साई साई का अर्थ है नहीं, लेकिन अगर हम हवा के साथ साई साई यूज कर रहे हैं तो समझ में आ जाता है कि वो हवा का बहना को हम साई साई कह रहे हैं। ठीक है ना। तो इसी तरह से ये अवधारणा ली जाती है, यानी इनका अपना कोई मीनिंग है नहीं, इनका कोई अपना अर्थ है नहीं, लेकिन ये शब्दों के अनुरूप, वाक्यों के अनुरूप इसके अर्थ निकल जाते हैं। अब आप भी सोच के देखिए कि वकान का कोई अर्थ होता है? बिल्कुल नहीं होता है। ठीक है ना। लेकिन अगर कोई पूछे कि आपने भाई मकान वकान देख लिया, तो समझ में आ जाते कि वो वकान का मतलब मकान ही कह रहे हैं, है ना। तो वाई का मतलब कुछ नहीं होता है। लेकिन अगर ऐसे कोई बोल दे कि भाई आप चाय वाय कुछ लेंगे, है ना, तो चाय वाय लेंगे, वो हो गया लो चाय वाय। चाय के साथ तो चाय का तो मतलब समझ में आ रहा था, पर वाई का मतलब नहीं समझ में। अब वाई का भी मतलब समझ में आ गया कि वाई मीन्स होता क्या है। ठीक है ना। आपने अच्छा लत्ते है, ठीक है, लत्ते का मतलब ऐसे नहीं समझ में आ रहा है, लेकिन इसको शब्दों के साथ बोलते हैं। ठीक है ना। चलती हूँ भाई, बहुत सारे कपड़े लत्ते धोने हैं, कपड़े लत्ते धोने हैं। तो यहाँ पे कपड़े के साथ साथ जब मैंने लत्ते बोला तो ये लत्ते का मीनिंग समझ में आ गया कि भाई लत्ते क्या होता है। ठीक है। तो इस तरह से कर करके हम लोग निरर्थक शब्दों को भी अपना अर्थ दे देते हैं, है ना। तो इस तरह का जो शब्द होता है वो हमारा अवधारणात्मक शब्द कहलाता है। उम्मीद करती हूँ आप लोग सभी को समझ में आया होगा।